Two students. Good morning. Good morning, children. Saloni, Sibani. Yes, good morning, ma'am. Good morning. Unmute yourself and switch on your video. Good morning, ma'am. Good morning. आप लोगों को पीरियोडिक टेस्ट 2 होने वाला है, उसमें 30 मार्क्स का आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दूंगी, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, और 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, जो क्वेश्चन आंसर या डायग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 30 मार्क्स का ऑप्शनल होगा एंड 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। अब जो 30 मार्क्स का आपका है, उसमें आप ये देख लीजिए, आपने ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपका सिलेबस जो है, जो मैंने करा दिया है, 4 चैप्टर है आपके सिलेबस में। पहला तो है आपका प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। मैं अभी रिटर्न में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर 11, चैप्टर 12 फ्रिक्शन, chapter 12 friction, and chapter 13 sound, and chapter 14 chemical effects on electric current. Chemical effects of electric current. ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में है। Is it clear to all of you? आपको क्लियर है कि नहीं है? या अगर कहो तो मैं ये चैप्टर भी ऐड कर सकती हूँ, सब नेचुरल फिनोमिना, लेकिन कोई फायदा नहीं है इसमें, 2-3 बचेंगे, बाद में कर लेंगे। 4 चैप्टर एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। कौन सा वाला? आपने अभी कहा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस मैम, थैंक यू मैम। ये तो अभी चल ही रहा है, ये तो हमारा चल ही रहा, अभी करेंगे, बच्चे आ जाएं। ये तो चैप्टर इज ऑन, कल भी करा दूंगी, आज भी। आप ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप लोग मुझे बताओगे, और आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि इन ऑप्शनल क्वेश्चन में आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 30 मार्क्स के, 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें मैं कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट दे सकती हूँ आपको बनाने को, कान का इनर डायग्राम दे सकती हूँ, वोकल कॉर्ड का डायग्राम दे सकती हूँ, एक डायग्राम आएगा उसमें। समझ में आ गया? और बाकी क्वेश्चन आंसर आएंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन होगा, 1 वर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स के। वो पेपर जैसा मैं बनाती हूँ, 1 वर्ड क्वेश्चन, टेल द रीजन व्हाई, और फिर क्वेश्चन आंसर, उसमें एक डायग्राम होगा, और वेल लेबल डायग्राम बनाना होगा, उसके सारे पार्ट्स लिखने होंगे। तो अब हम पढ़ रहे थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पासिंग करंट थ्रू द वाटर पढ़ लिया था, याद है? अगर हमने पानी में वो करा, आपने पानी में आपने 2 रॉड्स, पुराने सेल्स के 2 रॉड डाल दिए, और एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करा, दूसरे रॉड को नेगेटिव साइड से कनेक्ट करा। जो नेगेटिव साइड से कनेक्ट हुआ वो कैथोड है, जो पॉजिटिव साइड से हुआ वो एनोड होगा। अब आपने इसमें बैटरी से कनेक्ट करा, ये वाटर है, तो ये वाटर है, यहाँ पे आपने कनेक्ट करा, ये एक साइड, इसका पानी इतना भरते हैं कि इसका जो मेटेलिक पार्ट है दैट शुड नॉट डिप, मेटेलिक पार्ट जो है वो इसका दैट शुड नॉट डिप इन अ वाटर, दैट शुड रिमेन अबव द वाटर सरफेस। नाउ दिस नेगेटिव पार्ट इज कनेक्टेड टू दिस, एंड दिस पॉजिटिव पार्ट इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी। अब ये जो है आपका यहाँ पे कैथोड है, ये एनोड है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Oxygen is negatively charged, it gets accumulate on the anode, positive charge. Hydrogen is a positive charge, it gets accumulated on the cathode, negative charge. ये हाइड्रोजन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे डिपॉजिट, इसमें वाटर भरा हुआ है। एक रॉड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, उसमें पॉजिटिव हो गया एनोड,
एक रॉड को आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, दैट बिकम एनोड, और उसको पानी में डाला। इसका जो मेटेलिक पार्ट है पुराने सेल का, उसको पानी में नहीं डुबोया आपने। तो ये आपने डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। Hydrogen water decomposes into two parts, hydrogen and oxygen. Oxygen is a negatively charged, so it gets accumulated on the anode. Positive charge क्योंकि opposite charge में attraction होता है, और hydrogen is a negative charge, it gets deposited on the cathode on a negative charge. ये आपका वाटर का डिकम्पोजिशन, ये फिगर बना हुआ 14.5। अच्छा, उसके बाद अब हम क्वेश्चन इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा रही थी मैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक डिजायर्ड मेटल की कोटिंग जो हम चाहते हैं दूसरे मेटल पे आ जाए, चाहे गोल्ड की कोटिंग चाहते हैं, सिल्वर की चाहते हैं। आजकल these days इंडस्ट्रियल लेवल में क्रोमियम की प्लेटिंग बहुत की जा रही है। क्रोमियम की प्लेटिंग कार के पार्ट्स के ऊपर हो रही है, इंडस्ट्रियल के ऊपर हो रही है, आपके घर के हैंडल के ऊपर हो रही है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक मेटल दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है जाकर के। क्रोमियम के बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि क्रोमियम की एक शाइनिंग अपीयरेंस है, और दूसरी बात ये करोड नहीं होता, इट डजंट गेट करोड। क्रोमियम करोड नहीं होगा, इसकी शाइनिंग अपीयरेंस है। तो इसको क्रोमियम को आप बहुत ज्यादा इसके करते हैं। देन इसकी क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन द मेनी ऑब्जेक्ट्स जैसे कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, बाथ के टैप्स जो नल खोलते हैं, किचन गैस बर्नर, बाइसाइकिल हैंडल बार, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। अब साइकिल हैंडल बार्स भी होते हैं। क्रोमियम जो है बहुत शाइनिंग अपीयरेंस है, इट डज नॉट करोड, ये करोड नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, इसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। एक क्वेश्चन आता है व्हाई क्रोमियम इज यूज्ड इन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो chromium has a shining appearance, it does not corrode, it does not get any scratches. Chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of the chromium. बहुत महंगा है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो उसके ऊपर हम क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। और गोल्ड की होती है, सिल्वर की पॉलिश होती है। आयरन जो है सबको पता है, एवरीबॉडी की आयरन करोड हो जाता है, और आयरन के ब्रिजेस बनते हैं हमारे यहाँ। जो ब्रिज बनता है आयरन का, अगर वो करोड हो जाएगा, आयरन करोड होने के बाद वो हो जाता है, पाउडरी हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, तो वो ब्रिज तो नीचे आ जाएगा। तो आयरन के ऊपर सबसे ज्यादा किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये एर्थ में भी पड़ा होगा। जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, फिर वो आयरन को यूज करते हैं। जिंक की प्लेटिंग करने से, after the electroplating of the zinc on the iron is used in so many industrial level for making the bridges. फिर वो करोड नहीं होगा, वो ब्रिज नहीं गिरेगा। नहीं तो हम न्यूज में पढ़ते हैं कि ब्रिज एकदम बना और वो गिर गया। उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो आयरन होता है वो करोड हो जाता है, और आयरन के करोड होने से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of the electricity is called electroplating. Again, I repeat the question, what is electroplating? The process of depositing a layer of desired metal. Desired metal, आपको क्रोमियम चाहिए, क्रोमियम की, गोल्ड चाहिए, गोल्ड की, सिल्वर चाहिए, सिल्वर की, metal, desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक्स का डी रह गया था आप लोगों का। डी पढ़िए क्या है, व्हाट इज द डी फर्स्ट क्वेश्चन का? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल on another material by means of electricity is called, डी में क्या आएगा? इलेक्ट्रोप्लास्टिक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या आएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वेरी गुड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने कर लिया था, याद है? जो सर्किट में बल्ब नहीं जल रहा था, क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन? द बल्ब वाज नॉट ग्रोइंग, द बैटरीज आर कंज्यूम्ड,
the water is a pure water, or bulb is a fused, or connection are the loose. Now हमने fifth question कर लिया था या नहीं? Fifth भी कर लिया था मेरे ख्याल से. Now I come to the sixth question. Does pure water conduct electricity? Sixth question पे आ गई, पढ़िए. Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? तो इसका आंसर होगा pure water does not conduct electricity. तो कैसे इसको बना सकते हैं बताइए, क्या करेंगे? By adding बोलो. By adding pinch of salt. हम थोड़ा salt डाल देंगे, या हम उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ देंगे, लेमन आ जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा. By adding विनेगर डाल दिया, उसमें salt डाल दिया तो salty water बन गया, या उसमें लेमन डाल दिया तो एसिडिक वाटर बन गया. तो by adding salt और by adding the few drops of lemon और by adding the vinegar, ये हमारे घरों में होता है विनेगर, सिरका, लेमन भी होता है हमारे घर में, नींबू भी होता है. तो उन सबको अगर हम डाल देंगे, या नमक तो हर एक की रसोई में होता है, by adding pinch of salt, so the water will become salty, and then it will start flowing the electricity, because the electricity flows in a salty water. Clear? समझ में आ गया? अब बताओ, फिर से बताओ इसका आंसर. If what can we do to make it conducting? What can we do it to make it conducting? Ma'am, Pure water. we can add salt in it and also lemon, ma'am, vinegar. Ma'am, we Salt कर दिया. can और salt के अलावा और by adding few drops of ma'am, lemon juice और one more ma'am, by vinegar. adding vinegar. Very good. ये सब हमारी रसोई में अवेलेबल होते हैं, इसके लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन केस ऑफ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉसेस, जब वो फायरमैन आते हैं, पानी को पाइप से मोटी धार गिराते हैं, they shut off the main electric supply of the area. उस पूरे एरिया की वो लाइट की मेन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को ऑफ कर देते हैं. What is that? Explain why they do this. Because water is a good conductor of electricity, and we have to off the light because it can conduct electricity and can give a short circuit. And fireman या other people can be electrocuted. Electrocuted कहते हैं इलेक्ट्रिक का शॉक लगना. Electrocuted, ELECTROCUTED, electrocuted. Now come to very good answer, very good answer. A child is staying in a coastal region, test the drinking water and also the sea water with his tester. वो क्या करता है, टेस्टर से अपना ड्रिंकिंग वाटर भी टेस्ट करता है और सी वाटर, समुद्र का पानी भी टेस्ट करता है. He finds that compass needle deflects more in case of sea water. Why? कंपस नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है सी वाटर में. Why? Because sea water contains more salt than normal water. Very good. Then drinking सी वाटर में इसमें क्या होता है कि मिनरल्स आ जाते हैं. मिनरल्स और सॉल्ट. जो सी वाटर है इसमें मिनरल्स आ जाते हैं हमारे जो जमीन के अंदर होते हैं. तो सी वाटर कंटेन्स मोर सॉल्ट. फिर रेन वाटर भी गिरता रहता है उसके ऊपर जो इकट्ठा होता रहता है. रेन वाटर में भी बहुत सॉल्ट होते हैं. तो इसलिए दैट निडल इज डिफ्लेक्टेड इन सी वाटर बिकॉज सी वाटर कंटेन्स so many salts and acid also. अगर रेन वाटर वहां पे इकट्ठा हो गया तो इसमें एसिड आ जाएगा. Next question, is it safe for the electrician to carry out electrical repair outdoor during the heavy downpour? Heavy downpour मतलब बारिश हो रही है, तो वो बाहर जाके इलेक्ट्रिशियन बाहर घर के बाहर की बिजली रिपेयर कर सकता है अगर हेवी डाउनपोर हो रही है? No, ma'am. No. Why no? Because rain water is a very good conductor of electricity. क्योंकि rain water downpour का मतलब rain water. Rain water contains lots of salt and acid also. So it's a good conductor of electricity. If an electrician repair the electricity outside, he might be electrocuted. He might get electric shock. ये आपको reason देना पड़ेगा. आप ये language लिखेंगे. He might get electric shock. अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप लोग, अपने आप पढ़िए.
अपनी सेल्फ रीडिंग की भी आदत डालिए थोड़ा सा। पहली had heard that rain water is as good as distilled water. पहली कोई है उसने सुना कि रेन वाटर उतना ही अच्छा है जितना कि डिस्टिल्ड वाटर. सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर. टम्बलर किसको कहते हैं मालूम है? क्लीन ग्लास Yes, टम्बलर. ma'am. कांच का ग्लास. ग्लास माने कांच और टम्बलर माने गिलास जिसमें हम लोग पानी पीते हैं. एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर. उसने उसको यूज करा टेस्टर. To her surprise, she found that the compass needle showed a deflection. क्या रीजन है कि रेन वाटर कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड आल्सो, क्योंकि एसिड भी रेन होती है. एसिड वहां पे होता है रेन वाटर में जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होता है. पॉल्यूटेंट ऊपर जाकर के एसिड बना देते हैं ऑक्साइड के साथ. तो वहां पे दे कंटेन लॉट्स ऑफ रेन वाटर, सो द निडल विल शो डिफ्लेक्शन. इट इज नॉट एज प्योर वाटर एज द कंडेंस्ड वाटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो. Prepare a list of objects around you that are electroplated. बहुत सारी ये कार के पार्ट्स हैं, हमारे बाथरूम में जो नल लगे होते हैं, बाथ टैप्स होते हैं, हमारे दरवाजों के हैंडल होते हैं, पेन होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं. इसकी आप लोग को लिस्ट अपने आप बनानी है, मैं दे सकती हूँ क्वेश्चन. नाउ हम आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे. ये मैंने एक डायग्राम बना के रखा है जो कि बुक में दिया हुआ है. इज इट इजीली क्लियर टू सी? दिख रहा है आप लोगों को? इसमें क्या है देखिए. ये दो कॉपर की प्लेट्स, ये दो प्लेट्स लिए कॉपर की प्लेट्स हैं. ये दोनों कॉपर की प्लेट्स लिए आपका डायग्राम बना हुआ है बुक में. डायग्राम 14.7. कॉपर प्लेट्स लिए और इसमें एक कॉपर प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड एंड अनदर कॉपर प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड. बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई कॉपर प्लेट. और इसके अंदर जो कंटेनर है उसमें दैट वी पुट द कॉपर सल्फेट. इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको बता रही हूँ. कॉपर सल्फेट जब डाला तो उसमें थोड़ा सा few drop of H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड मेक्स इट मोर कंडक्टिंग. एसिड के डालने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होनी शुरू होती है. इट मेक्स मोर कंडक्टिंग, क्योंकि जब एसिड वाटर में जाता है तो इट पासेस इलेक्ट्रिसिटी. तो एसिड का अपना कोई रोल नहीं है. एसिड का रोल सिर्फ ये है, इट मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी मोर कंडक्टिंग. हमने कॉपर सल्फेट को स्प्लिट करना है. तो जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाला विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 और बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो क्या होता है कि कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो जाते हैं. कॉपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये नेगेटिव प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. ये नेगेटिव से कनेक्टेड है. कॉपर इज अ पॉजिटिव चार्ज, will get accumulated on the negative plate. Sulfate is a negative charge and it will get accumulated on the positive side. This side of plate is connected to the positive. अब यहाँ पे कॉपर की कोटिंग हो गई. जैसे मान लीजिए कोई पुरानी प्लेट थी कॉपर की, सपोज आप उसको फ्रेश करना चाह रहे हैं, या कॉपर की ऐसी प्लेट थी जिसको कि आपने कोई बर्तन बनाना है या आपने कुछ और बनाना है उसको, और बहुत थिन लेयर है तो उसको आपने थिक लेयर बनानी है कॉपर की. तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू कॉपर के ऊपर एक कॉपर की कोटिंग आ गई, वो भी पॉजिटिव साइड जब चढ़ा हुआ था कैथोड के ऊपर. तो ये एक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. इन द सेम वे जैसे कॉपर की कोटिंग की है, गोल्ड की, सिल्वर की, क्रोमियम की कोटिंग की जाती है. इन द सेम वे व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर सल्फेट AgSO4, तो Ag जो है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव पे डिपॉजिट हो जाएगा. सल्फेट अलग हो जाएगा तो सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी. इसी तरह गोल्ड का कोई सोल्यूशन ले लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो गोल्ड अलग होकर के उसके ऊपर प्लेटिंग के ऊपर आ जाता है. दिस इज द वे ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये आपकी बुक में 14.7 एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी दी हुई है 14.7 पेज नंबर 178 पे. पेज नंबर 178. कॉपर सल्फेट डिसोशिएट्स इन द कॉपर एंड सल्फेट. मिला आपको? अब एक क्वेश्चन इसमें हम लोग जब प्रैक्टिकल भी करते थे
तो एग्जामिनर पूछा जाता था कि व्हाई डिड यू पुट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसको क्यों डाला, वो तो स्प्लिट नहीं हो रहा H2SO4 और उसका कोई रोल नहीं हो रहा। लेकिन जो एसिड होता है ना, जब ये वाटर में जाता है एसिड, इट बिकम्स मोर कंडक्टिंग, ये वाटर को में भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। जो एसिड जो है वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है, तो ज्यादा कंडक्टिंग कर, अगर कम इलेक्ट्रिसिटी होगी तो कॉपर का ब्रेकअप कम होगा। उसको और सक्सेसफुल करने के लिए उसमें H2SO4 डाला, ताकि कॉपर जो है प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी आए, और कॉपर शुड स्प्लिट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। और कॉपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इट विल डिपॉजिट ऑन द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एंड सल्फेट इज अ नेगेटिव चार्ज, it will deposit on the positively charged plate। तो ये आपकी इलेक्ट्रोसिटी हुआ। इसी तरह अगर सिल्वर की कोटिंग करनी हो तो AgSO4 या Ag2SO4 सॉरी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, वो सिल्वर अलग स्प्लिट हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा। गोल्ड का भी ऐसे लेते हैं, गोल्ड नाइट्रेट, गोल्ड अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा। अब आपका क्रोमियम की सबसे ज्यादा करिए, और आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग एक बहुत लार्ज स्केल में होती है, तो बहुत छोटा सा आपको इतना सा एपरेटस बना के दिखाया है। ये सब चीजें जो होती है ना, ये केमिकल इंडस्ट्रियल लेवल पे, दे हैव वेरी बिग प्लांट्स टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो ये आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। और आपने क्या क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आपके पास ऑब्जेक्ट है, साइकिल का हैंडल दिखाया, और आपके उसका स्कूटर के टायर भी दिखा दिए, ये डायग्राम बने हुए हैं। बर्तनों को भी करा आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ट्रे पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये दीज आर ऑल in the electroplating factory. The disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste, and there are specific disposal guidelines to protect the environment. Now read the question number 10. 12. Question number 12. The process that you saw in activity 14.7, जो अभी हमने activity करी है, is used for the purification of the copper. A thin plate of copper plate and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Thin plate of copper and thick rod of the impure copper are used as electrodes. Copper formed from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, very good question, very good question. All of you read it again. जो थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर है, जिसको इलेक्ट्रोड की तरह यूज करा है, कॉपर प्योर फॉर्म से तो आएगा निकल के, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, बिकॉज कॉपर इज ए पॉजिटिव चार्ज। आप समझे? तो जिसके ऊपर आपने कॉपर की कोटिंग करनी है, वो उस रॉड को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। You will connect that rod with a negative terminal. The process that you saw in activity 14.7 is used for the purification of copper, a thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper. Impure copper की thick rod है, मतलब उसको pure करना आपने, तो that rod should be connected to the negative terminal because copper is a positive charge. When pure copper plate से copper निकलेगा और वो पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे जाएगा, बिकॉज कॉपर इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द नेगेटिव चार्ज। अब आपके क्वेश्चन आंसर सारे पूरे हो गए। बोलो, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपके 4 चैप्टर कोर्स में दिए हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर भेज दूंगी। ये चैप्टर 11 है ना, फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 12 फ्रिक्शन, इधर देखो सिलेबस में, देखो, कम टू द सिलेबस एंड टिक मार्क। चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर 12 फ्रिक्शन, चैप्टर 13 साउंड एंड चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब 1 2 3 4 चैप्टर बचे हैं, वो बाद में हो जाएंगे हमारे, कोई बात नहीं। इन 4 चैप्टर में आपके 30 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा।
30 मार्क्स का, और आपका 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्क के भी हो सकते हैं, और डायग्राम भी हो सकते हैं। और एक बात आप लोग कीप इट इन योर माइंड, व्हेनेवर यू ड्रॉ द डायग्राम, लेबल इट प्रॉपर्ली। उसके हर पार्ट का आप नाम लिखेंगे, आप ऐसे डायग्राम नहीं बना देंगे कि आपने बना दिया। अब कोई भी किसी एक न्यूमेरिकल भी आएगा, उस 20 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल आएगा, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कुछ भी आ सकता है। आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल, पेंडुलम वाला, उस 20 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और एक डायग्राम आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मैं पेपर बनाऊंगी तो पता चलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्लियरली? तो कैन एनीबॉडी टेल मी द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी? What is the unit Ma'am, of the hertz. frequency? Ma'am, hertz. Very good. Hertz. And what is the unit of the sound, loudness of the sound? Ma'am, decibel. Decibel. Very good, decibel. और हमारी जो हियरिंग रेंज है, ऑडिबल रेंज कितनी है ह्यूमन बीइंग की? Ma'am, 20 hertz to 20,000 hertz. 20,000. 20 hertz to 20,000 hertz. And what is the frequency of a pendulum and oscillatory motion? What is the frequency of oscillatory motion? Ma'am, per second. क्या per second? What is per second? Number of oscillation. Number of oscillation. Ma'am, number of or total vibration oscillation per second is called oscillation. is called the Ma'am, frequency frequency. of oscillation. The number of oscillation or vibration एक ही बात है। Number of oscillation और vibration per second, मतलब एक सेकंड में कितने oscillation या vibration होते हैं, that is called the frequency of oscillation. And time period? Ma'am, total time taken by an oscillatory object. The total time taken to complete one oscillation. Total time taking one oscillation is called time period. टाइम पीरियड, उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में या एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड होता है, और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन हुए वो उसका ही फ्रीक्वेंसी होती है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड मालूम है ना, जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी हायर होती है तो क्या हायर होता है? पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी इज हायर, द पिच इज हायर। Pitch is high. The sound is producing by the, how sound is produced? Ma'am, by vibrating object. Vibrating object. Very, very good. हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? By the help How of vocal cords. और ठीक से बोलो। Vocal cords से होता है. In human being, the vibration of the, by the help नहीं, फिर से बोलो। Ma'am, vibration. Ma'am, in Vibration human of the, being, the vibration of air. vibration of air. Ma'am, vibration of The vibration two of vocal vocal cords. cords. The Vocal cords. vibration of the vocal cord produces sound. हमारे Sound. अंदर वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। Yes. और हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे, हाउ डू वी हियर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हम कैसे सुनते हैं? तो ईयर ड्रम जो होता है ना, वो हमारी वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है। ईयर ड्रम कैन सेंस द वाइब्रेशन और वो सिग्नल ब्रेन में भेजता है, दैट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। आप ध्यान से याद करो, समरी में दिया हुआ लास्ट लाइन, हाउ कैन वी हियर? Explain the process of hearing in human being. Explain the process of hearing in human being. तो आप या in a living organism, organism में एक्चुअली में प्लांट्स भी आ जाते हैं ना, इसलिए ठीक है। अब हम अपने घर में
नॉइज पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर हाउस फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशन। अगर हम सड़क के किनारे रह रहे हैं तो सड़क पे तो ढेरों आपकी वो निकल रही हैं गाड़ियां, ट्रक, बसेस, तो कैसे नॉइज पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा दिखाया है कि प्लांटेशन ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे बड़ा बड़ा आप प्लांट लगा दीजिए, बहुत बड़े आप प्लांट लगा दें, तो वो जो साउंड है वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, प्लांट से वापस आपके घर तक नहीं आएगी, साउंड विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट प्लांट। और प्लांट के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, एक तो साउंड रिफ्लेक्ट हो गई, सीधा पॉल्यूशन है, दूसरा साउंड से ऑक्सीजन, और प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है हमको। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, पॉल्यूशन बढ़ा रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको ऑक्सीजन देगा। तो जहां पर भी नॉइज पोल्यूशन है वहां पे सड़क के किनारे, अगर बाई चांस हमने घर ले लिया और वो घर बाद में वहां पे मेन रोड बन गई, पहले नहीं थी, पहले गली थी, बाद में गवर्नमेंट ने मेन रोड बना दी, अब मेन रोड पे ट्रक भी निकलेंगे, गाड़ियां भी, और सारे स्कूटर भी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि रोड साइड पे बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं कि जस्ट टू अवॉइड द नॉइज पॉल्यूशन। हम अभी तक सोचते हैं ना पेड़ से ऑक्सीजन मिल रही है और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूजेस है। दूसरा इसका यूज ये है कि पेड़ जब आपने लगाया तो उसमें आपने ऑक्सीजन भी मिल गई, उसने वहां की कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली जो ग्रीन हाउस गैस है, और उसके बाद आपने उसने आपको साउंड आप तक नहीं आने दी, बिकॉज साउंड नीड्स ए ट्रैवल मीडियम टू ट्रैवल। अब वो मीडियम में एक ऑब्स्टिकल आ गया, पेड़। क्लियर, समझ में आ रहा है? मीडियम में क्या आ गया, एक ऑब्स्टिकल आ गया, पेड़। अब म्यूजिक और अनवांटेड साउंड, नॉइस, और कितने डेसिबल के बाद जो है वो नॉइस बन जाता है, कौन बताएगा? 80 मैम डेसिबल के 80 बाद डेसिबल। 80 डेसिबल के बाद नॉइज बन जाता है, और नॉर्मल ब्रीदिंग की 10 डेसिबल होती है, और हम सॉफ्ट जो विस्परिंग होती है वो 30 डेसिबल होती है, लेकिन जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है वो कितना डेसिबल होता है? 60 डेसिबल। 60 डेसिबल, वेरी गुड। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है वो 60 डेसिबल में आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं 4 चैप्टर में, सबसे ज्यादा साउंड में बनेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी बन जाते हैं। कल हम रिवाइज करेंगे फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन, ठीक है। उसमें आपको बहुत, आपके पास बहुत है फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ने के लिए, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बन जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये सब इनके एग्जांपल। The force acting on a unit area of a surface is called pressure. ये आ सकता है, define the pressure and write its unit, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Pressure बराबर है force upon area on which it acts. Pressure बराबर है force upon area on which it acts. What is the gravitational force? आप बुक में निकालिए और पढ़िए 137। What is the gravitational force? ये आपको ग्रेविटी का बहुत डीप ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी हमारे ऊपर, एवरी टाइम ग्रेविटी एक्ट्स ऑन अस। हम जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, यहाँ पे जो खाना है हम दबा के गले में ले जा रहे हैं, और वो आगे को फॉरवर्ड करता है, स्टमक की तरफ जाता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ तो खैर मसल्स करती हैं कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है, लेकिन वो एक रीजन उसमें ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी जो है फूड को अपनी तरफ खींचती है, पुल्स द फूड फॉरवर्ड, तो वो फूड जो है स्टमक में जाता है। तो ग्रेविटी जो है हमारे ऊपर, इट एक्ट्स ऑन अस एवरी टाइम। तो रीड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, ध्यान से देखिए, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as a gravitational force. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, what is gravitational force? प्रेशर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और ये भी मैं दे सकती हूँ, टेल द रीजन व्हाई पोर्टर जो है वो अपने ऊपर वो बहुत बड़ा वो कपड़े का बना के रखता है, पोर्टर कुली। ये देखिए आप, पोर्टर कैरिंग ए हेवी लोड, देयर हेड्स, वो एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड, वो गोल गोल सा बना के ना उसको पहले सर के ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर वो बक्सा रखते हैं।
तो by doing this they increase the area of contact of the load. अब वो एरिया ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि खाली यहाँ पे होगा तो कम एरिया में कांटेक्ट, एरिया ज्यादा बढ़ गया तो प्रेशर जो है उसके ऊपर कम पड़ेगा. वो सर पे कितने बक्से रख के चलता है, प्रेशर जो है उसके ऊपर कम पड़ेगा. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. इतना हैवी लोड, कितने बेचारे बूढ़े बूढ़े कुली होते हैं, उनको तो देख के मुझे बहुत दुख होता है. अब यहाँ पे आपको देखिए, बहुत पेज नंबर 128, ओनली एक ही बच्चा अपना वीडियो ऑन करता है, सचिन बस. पुल और पुश, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वहां पे लिखा होता है पुल और पुश लिखा होता है. कई बार पुल लिखा होता है और हम अंदर को धक्का दे रहे होते हैं, और कई बार पुश लिखा होता है तो हम अपनी तरफ खींच रहे होते हैं. तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करा उन्होंने, व्हाट इज पुल एंड व्हाट इज पुश. जब दो मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है, या मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, या सपोज ये मैग्नेट है और नीचे आयरन फिलिंग्स है, तो आयरन जो उसमें मैग्नेट में आके चिपक रहा है, दैट इज पुल. और जब सेम पोल होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पोल, दैट इज पुश. एक दूसरे को धक्का दे दिया उन्होंने. देखिए, classic that a magnet attracts a piece of iron towards it, its attraction, it's also a pull. What about repulsion? Between similar pole of two magnet, it is pull or push. क्या होगा ये बोलिए? Repulsion में pull और push है. Ma'am, push. Very good. Repulsion में push है. That is understood. फोर्स, फोर्स पुश और पुल लिखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने. और जब पुल और पुश इक्वल अमाउंट में होता है तो वहां पे वो नहीं होता कुछ भी. मैम प्रेशर जीरो हो जाता है, फोर्स. हाँ, फिर प्रेशर आपका फोर्स जीरो हो जाता है. अब मैग्नीट्यूड निकालिए. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? ये इसके अगले ही पेज पे लिखा 130 पे, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़िए. फोर्स लार्जर ज्यादा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है. जो फोर्स बहुत ज्यादा, एक जैसे इसको उठाने के लिए या हैवी चीज को पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है, तो फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉल. द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. Strength of a force is expressed by its magnitude. We have also specified the direction in which force acts. तो जो स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मैग्नीट्यूड में कहते हैं, कि स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. सारे क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं. कोई भी क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं है जो हमने नहीं करा है. कल इसके फोर्स और प्रेशर के जो है क्वेश्चन नंबर 11 के कल क्वेश्चन आंसर करेंगे. आप लोग ये चैप्टर पूरा रीड करके आना, ठीक है? ऑल ऑफ यू रीड दिस चैप्टर कंप्लीटली. और लास्ट में जो समरी की लाइंस है वो भी पढ़ना है. जो लास्ट में समरी की लाइंस देते हैं ना, वो जरूर पढ़ना. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसकी लास्ट लाइन है समरी में, देखिए. Ma'am, the pressure which exerted by atmosphere